मेरे भैया 40 साल के हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह कुंवारे थे। मुझे और मेरे पति को एक साथ देखकर भाई साहब हमेशा तड़पते रहते थे। जब भी मेरा पति कहीं बाहर जाता तो मौका पाकर भाई साहब मुझे अपने कमरे में बुला लेते या फिर देर रात तक मेरे कमरे में आ जाते। एक बार भाई साहब ऑफिस से देर रात घर आए। आते ही वह अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो गए। सुबह उनकी सेवा करने के लिए मैं उनके कमरे में गई। उस समय उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब भाई साहब ने अपने शरीर पर से कंबल हटाया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई। उनके शरीर पर से कंबल हटते ही मेरी नजर वहीं ठहर गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है। मेरी शादी को अभी 2 महीना ही हुआ था। इस 2 महीने के दौरान मैंने जो भी चीजें अपने पति से मांगी वह हमेशा यह कहता कि भाई साहब से पूछ कर लाता हूँ या भाई साहब से पैसे लेता हूँ। हर चीज में मेरे पति विशाल अपने बड़े भाई अमित की अनुमति लेते थे। विशाल और अमित दोनों भाई थे। विशाल छोटा था जबकि अमित बड़े भाई थे। अमित ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने पति विशाल से पूछा कि भैया ने शादी क्यों नहीं की। तब उन्होंने जवाब दिया, अब तक मुझे भी इसका कारण समझ में नहीं आया है। भैया को शादी करने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। अब अमित 40 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे ससुराल की पूरी संपत्ति जेठ जी की ही है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी स्थापित की थी और मेरा पति उसी कंपनी में काम करता था। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारा रहने वाला बंगला भी जेठ जी ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। मेरी सासू माँ मुझसे कहती थी, अब तुम घर में आई हो तो तुम्हारे और विशाल के साथ देने से शायद अमित का भी शादी करने का मन हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी जेठ जी को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी न करने का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह से रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह बड़े भाई साहब घर की जिम्मेदारी संभालते थे। जेठ जी मुझ पर किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार भाई साहब को हल्का बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए वह ऑफिस जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे सामान्य बुखार मलेरिया में बदल गया। तब उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जेठ जी अब 8-10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इन दिनों में अस्पताल में टिफिन लाने और ले जाने की वजह से मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद भाई साहब को अस्पताल से घर लाया गया। लगातार अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सासू माँ भी मुझसे एक रोटी बनाने को नहीं कहती थी। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, माँ मेरी बहुत भागदौड़ हो रही है। विशाल के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर भाई साहब के लिए बिना मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब भैया कुछ दिन घर पर ही आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सासू माँ बोली, किरण अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम किया है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए परिवार अलग हो गया है। आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और जेठ से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद करने के लिए घर में नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी थकान क्यों हो रही है? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी है, इसमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब से मैंने अपनी सासू माँ को कभी भी रसोई में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है सासू माँ, आप कोई भी काम अपने साथ मत लगाइए, जहाँ जाना है जल्दी जाइए। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वह बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक भाषण देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। भैया की बीमारी के कारण उनके ऑफिस का बहुत सारा काम विशाल को ही संभालना पड़ रहा था, इसलिए वह रात में देर से घर आता था।
एक दिन दोपहर में जब मैं भैया को सूप देने गई तो देखा कि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मुंह अपने साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया वह मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगे। भैया की बीमारी के दौरान दिन भर मैं उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। भैया ने अपनी तबीयत ठीक न होने के कारण पूरे हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन बीत चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी। मेरी इस देखभाल से जेठ जी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझसे कहा, किरण, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने कहा, भैया, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सोने का नेकलेस देखा था। वह लेटेस्ट डिजाइन था और उसे लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन विशाल ने पैसे की कमी की वजह से उसे लेने से मना कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिला था तो मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जेठ जी ने कहा, किरण, तुम्हें वह नेकलेस पसंद आया था तो तुम्हें मुझसे एक शब्द तो कहना चाहिए था ना। मैंने उसी समय तुम्हें वह नेकलेस खरीद कर दे दिया होता। फिर उन्होंने मुझे तुरंत अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वह नेकलेस खरीद लिया। वह नेकलेस जैसे ही मेरे हाथ में आया मैं खुशी से झूम उठी। धीरे धीरे हमारी नजरें मिलते मिलते हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। मैं तो जेठ जी की बीमारी के दौरान उनकी देखभाल करने आई थी, लेकिन भाई साहब की देखभाल करते करते हमारे बीच कुछ ऐसा हो जाएगा इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। जेठ जी ने जो नेकलेस मुझे दिया था उसे देखकर विशाल हैरान रह गए। वह बोले, भैया ने मुझे तो कभी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी, फिर एक ही बार में तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे कर दी? मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। भैया ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं कराई थी। 3 दिनों में ही भैया ने मुझसे ऐसा क्या लगाव महसूस किया कि उन्होंने मेरी एक बात पर मुझे जो भी चाहिए था दिला दिया। खैर, भैया बीमार थे इसलिए ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उस दौरान कंपनी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो दूसरे शहर में होनी थी। भैया की बीमारी के कारण वह खुद नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी जगह विशाल को भेज दिया। अगले 4 दिन विशाल को बाहर शहर में रहना था। उस दिन सुबह विशाल जब शहर के लिए निकल गया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल सुखाने शुरू किए, मुझे भैया की आवाज सुनाई दी। वह मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। भैया तेज आवाज सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वह कब से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सासू माँ घर पर ही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की आवाज को अनसुना कर दिया। सासू माँ की आदत थी खुद को काम से दूर रखने की, इसलिए वह दिन भर घर से बाहर गपशप करने चली जाती थी। तभी मैं दौड़ते हुए भैया के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ी में मेरे बालों से लिपटा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुँचते ही मैंने कहा, भैया, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं नहा रही थी इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन पाई। भैया बोले, किरण, आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। इसलिए मैंने तुरंत नाश्ता बनाने का निर्णय लिया। जाने से पहले मैंने सोचा कि भैया को उनकी नाश्ते से पहले वाली दवाई दे दूं। उनकी दवाई का बॉक्स उनके बिस्तर के पास रखा हुआ था, लेकिन वह बॉक्स काफी नीचे था। जैसे ही मैं उसे लेने के लिए नीचे झुकी, मुझे अपनी पीठ पर भैया का हाथ महसूस हुआ। मैंने तुरंत ही सीधा खड़ा होकर उनकी ओर देखा। कुछ कहने ही वाली थी कि भैया बोले, किरण, तुम्हारी पीठ पर तुम्हारे गीले बालों का पानी गिर रहा था। गीले बालों में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। सुबह सुबह भैया मेरी सुंदरता की तारीफ करने लगे थे। उनकी बातों से मुस्कुराते हुए मैं तुरंत ही नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। मेरा हलवा खाकर भैया हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वे कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। भाई साहब की बीमारी के कारण मैं उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थी। उस रात जब मैं उन्हें रोटी खिला रही थी, उन्होंने मेरी उंगली काट दी। इतने दिनों में यह पहली बार हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया या गलती से। उन्होंने थोड़ा जोर से काटा था, जिससे मुझे दर्द हुआ। भाई साहब ने मेरे हाथ को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और मुझे एक अलग ही नजर से देखने लगे।
भैया ने मुझे एक अलग ही तरीके से देखा और कहा, किरण, मेरी पत्नी भी तुम्हारे जैसी होनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वे शादी के लिए तैयार हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, बल्कि अब तुम ही चाहिए हो। तुम्हारे जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता था। भैया की इस बात ने मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने कहा, समझ लो कि मुझे पत्नी के रूप में तुम ही चाहिए। इसका मतलब था कि भैया का मेरे प्रति नजरिया धीरे धीरे बदल रहा था। उस समय मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी ओर आकर्षित होने लगी। भैया की बीमारी ने हमें एक दूसरे के और करीब आने का मौका दिया। इन दिनों भैया मुझसे ज्यादा बातें करने लगे थे और अपनी भावनाएं मुझसे व्यक्त करने लगे थे। उस दिन मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि भैया को मैं पसंद आने लगी हूँ। देखते ही देखते भैया की छुट्टियां खत्म होने लगी और मेरे पति विशाल भी घर लौट आए। विशाल के घर आने के बाद रात में उन्होंने मुझसे कहा, भैया ने तुम्हें नेकलेस दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वे तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए 15 लाख रुपए मांग लो। मुझे कुछ अर्जेंट पैसे चाहिए। विशाल और मेरे बीच एक अलग ही रिश्ता बन रहा था और मुझे उनके इरादे का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा, आपको इतने पैसे किस लिए चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, यह मेरा सपना है। मैंने हामी भर दी और विशाल सो गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं भैया को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। पिछले कुछ दिनों से भैया कैल्शियम की कमी के कारण हल्दी वाला दूध पी रहे थे, इसलिए मैं रोज रात उन्हें दूध देती थी। उस रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का गिलास उनके कमरे में रखकर मैं निकलने वाली ही थी कि भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वे बोले, किरण, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। भैया मेरी छोटी बड़ी बातों पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा, यह नाइटी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी तुम बहुत सुंदर दिखती हो। उनकी इतनी तारीफ तो विशाल ने भी नहीं की थी। मुझे लगने लगा कि भैया के मेरे प्रति भावनाएं बदल रही हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया, मुझे कुछ चाहिए था, और उनसे 15 लाख रुपए की मांग की। अगर मैं विशाल के नाम से पैसे मांगती तो वह कारण पूछते और शायद पैसे भी नहीं देते, लेकिन मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वे कुछ और ही बातें करने लगे। वे बोले, किरण, जब तुम विशाल के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसी सुंदर पत्नी है। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। यह कहते हुए उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके हाथ मेरे शरीर पर आगे बढ़ने लगे। हमारे बीच कुछ होने वाला ही था कि अचानक भैया मुझसे दूर हो गए। मैंने कभी भी उन्हें ना नहीं कहा था। इसका मतलब है कि उन सब बातों में कहीं ना कहीं मेरी भी सहमति थी। अब भाई साहब मुझसे दूर हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। कुछ समय पहले वो मुझसे करीब होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ यह मुझे समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 3 दिन तक भैया ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ में 15 लाख रुपए का चेक दे दिया था। मैंने वो चेक विशाल को दिया। विशाल ने कहा, भैया इतने मेहरबान कैसे हो गए? यह तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो रोज का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। भैया और मेरे बीच किस प्रकार का रिश्ता बन रहा था, इसकी विशाल को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। अगले 4 दिन बाद से ही सासू माँ अपनी बहन के घर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे 2 किलो लड्डू और कई सारी मिठाइयाँ मंगवाईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह बहन के घर जा रही थी या पिकनिक पर। मैंने सासू माँ के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और इस तैयारी में इतनी बिजी हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आई थी। सासू माँ की सारी शॉपिंग 8 बजे तक कर दी थी। उसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगी। उस दिन 10 बज गए थे और मेरे नहाने का समय भी हो गया था। कुछ समय बाद सासू माँ अपनी बहन के घर चली गई और विशाल भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए। इसी दौरान भाई साहब भी ऑफिस के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर जा चुकी थी। सभी के जाने के बाद मैं आराम से नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और सामने से जेठ जी अंदर आए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह से हड़बड़ा गई।
क्योंकि मेरे शरीर पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से पल्लू ओढ़ने लगी। जेठ जी मेरी ओर आए और बोले, किरण, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ थोड़ी सी साड़ी ही तो उलझी है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब घर में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। भैया को घर में किसी के ना होने पर मुझे ऐसी क्या गुप्त बातें करनी थी? मेरे मन में अनगिनत सवाल चल रहे थे। मैं विचार कर ही रही थी कि तभी भाई साहब मेरे सामने आकर मुझसे माफी मांगने लगे। जेठ जी को माफी मांगने का यह तरीका मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मेरे मन में सवालों का बवंडर चल रहा था कि आखिर भैया को ऐसा क्या कहना था जो उन्होंने इतना सस्पेंस क्रिएट किया। जब भैया मेरे सामने आकर माफी मांगने लगे तो मैंने हैरानी से पूछा, भैया, आप मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं? जेठ जी ने कहा, किरण, 3 दिन पहले जब तुम रात को मुझे हल्दी का दूध देने आई थी, तब मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और तुम्हें कमरे से जाने को कह दिया। उस दिन मेरे बर्ताव ने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं भैया, मुझे आपकी उस हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आप तो मेरे अपने हैं। मेरी यह बात सुनकर भैया और भी ज्यादा मेरे करीब आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह अपनापन मुझे पागल कर देगा। इसके बाद उन्होंने फिर से मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। इस बार मैं उन्हें रोकने की बजाय प्रतिक्रिया देने लगी थी, लेकिन अचानक भाई साहब ने मुझे पास से दूर कर दिया और फिर माफी मांगते हुए वहां से चले गए। इस हरकत पर मुझे गुस्सा आने लगा था। बार बार मेरे करीब आकर मेरी भावनाओं को जगाकर पल भर में मुझसे दूर हो जाना मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ा रहा था। भैया ने 2 बार ऐसा किया, लेकिन अब मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके पास जाकर ही रहूंगी। उस रात जब सासू माँ घर पर नहीं थी और विशाल भी थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चले गए, तो मैंने मौका देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि विशाल गहरी नींद में सो रहे हैं, तब मैं धीरे से उनके बगल से उठकर बाहर निकल गई। मैं खुद को संभालते हुए जेठ जी के कमरे में पहुंची। भैया सोते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं उनके पास पहुंची, तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने विशाल खड़े थे। विशाल ने कहा, किरण, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? विशाल ने अचानक भाई साहब को इंजेक्शन लगाते हुए देखा और तुरंत मेरे बगल में खड़े डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली। मैंने डॉक्टर को खुद अपने साथ लाया था और मेरी ही बात पर वह भैया को इंजेक्शन लगा रहा था। हमारे शोर से भैया भी नींद से जाग गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। विशाल ने कहा, भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी आपके साथ ऐसा कुछ करेगी, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गई। विशाल भाई साहब को बताने लगा कि किरण किसी डॉक्टर को साथ लेकर आई है और ये दोनों मिलकर आपको कोई इंजेक्शन देने वाले थे। जेठ जी ने विशाल को शांत किया और कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि किरण कुछ गलत कर सकती है। फिर भाई साहब ने मुझसे सवाल किया, किरण, यह सब क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, भैया, मैं अपने साथ गुप्त रोग विशेषज्ञ का इंजेक्शन लेकर आई थी क्योंकि मुझे आप पर शक था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आप 40 साल के हो गए हैं और आपकी इतनी संपत्ति है, फिर भी आपने शादी क्यों नहीं की? विशाल, मैंने तुमसे भी कई बार इस बारे में पूछा, लेकिन तुमने भी कुछ नहीं बताया। मुझे लगा शायद भैया ने अपनी कमी सभी से छुपा रखी है। मुझे इसकी जांच करनी थी, इसीलिए आज मैं डॉक्टर को लेकर आई थी। डॉक्टर आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे रहे थे ताकि वह ठीक से जांच कर सकें और आपको इसके बारे में पता ना चले। मेरी बात सुनकर जेठ जी बोले, किरण, तुम्हें किसने बताया कि मेरे अंदर कुछ कमी है? तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने जवाब दिया, भैया, कई बार आप मेरे करीब आते आते रुक गए थे। आपकी बातों में भी एक झिझक थी, इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहती थी कि क्या आपके अंदर सच में कोई कमी है या शादी ना करने का कोई और कारण है। इसी वजह से मैं आपसे मीठी मीठी बातें करती थी। भैया, अब तो सच बता दो कि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है जो आप शादी करने से इनकार कर रहे हैं। जेठ जी ने तब गंभीर स्वर में कहा, मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा शादी ना करने का सिर्फ एक ही कारण है और वह है मेरा प्यार। जब मैं 24 साल का था,
तब से ही मैं अपने बचपन की दोस्त संध्या से शादी करना चाहता था। संध्या मुझसे बहुत प्यार करती थी और उसके परिवार ने भी हमारी शादी के लिए अनुमति दे दी थी। मैं अपनी माँ से भी अनुमति लेने वाला था, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें पता चला कि संध्या को ब्रेन ट्यूमर है। उसके माता पिता ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान पैसों की कमी हो गई और संध्या ने अपनी जान गंवा दी। उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने प्यार को बचा सकूं। उस दिन के बाद से मैंने शादी का विचार अपने दिमाग से निकाल दिया और सिर्फ पैसा कमाने का ठान लिया। माँ हमेशा मुझे शादी के लिए जोर देती थी, लेकिन संध्या के बिना मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ वही थी। कभी कभी तुम्हें और विशाल को साथ देखकर मेरी शादी की इच्छा होती थी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता था मुझे संध्या याद आ जाती थी। आखिरकार मैंने अपने मन को समझा लिया कि जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं संध्या के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। बात करते करते भैया की आंखों से आंसू आ गए। फिर विशाल ने उन्हें संभाला। उसके बाद मैंने कहा, भैया मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप दिल से बहुत अच्छे हैं और इतना पैसा भी कमाते हैं। आपने अपने छोटे भाई को भी सही रास्ता दिखाया है। कल हमारी संतान आपको बड़े पापा कहेगी, लेकिन वह आपको पापा नहीं कहेगी। कितना भी हो, आपकी संतान और हमारी संतान में थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही। कल बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। सासू माँ से अब कुछ काम नहीं होता। आखिर वह हमारे साथ कितने साल तक रहेंगी, यह कहा नहीं जा सकता। आप कितने दिन अकेले जिंदगी जिएंगे? अभी भी आपकी शादी का समय नहीं गया है। एक बार किसी लड़की को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय देकर देखिए, निश्चित रूप से आपको उसमें भी अपनी संध्या नजर आने लगेगी। आपका घर बसता देखकर माँ को भी संतोष मिलेगा। भैया प्लीज आप तो शादी के बारे में सोचिए। अभी भी आपकी शादी का समय गया नहीं है। इतने दिनों से आप शादी करें, इसी वजह से मैं यह सब कोशिश कर रही थी। मेरी बात खत्म होते ही विशाल ने मुझसे और भैया से माफी मांगनी शुरू कर दी। वह बोले, किरण मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा बड़ा भाई जो मुझे पैसे पैसे का हिसाब लेता था, तुम्हें एक शब्द पर सब कुछ कैसे दे रहा था, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भाई साहब ने 15 लाख का चेक भी तुम्हें दे दिया। मुझे यह समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं लेनी थी। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि भाई साहब तुम्हें इतनी बड़ी रकम देते हैं या नहीं। जब तुम्हारे हाथ में यह 15 लाख का चेक रखा, तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे और भैया के बीच कुछ गलत संबंध नहीं है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम दोनों पर शक किया। घर में दूसरा कुंवारा भाई होने पर ऐसी गलतफहमियां तो होती ही हैं। मैंने और भाई साहब ने विशाल को माफ कर दिया। अगले दिन मैं भैया की शादी के लिए एक नहीं बल्कि 10 प्रस्ताव लेकर आई। उनमें से एक लड़की को भैया ने पसंद कर लिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वह 1 महीने तक उस लड़की को जानना चाहेंगे और उसके बाद ही शादी का फैसला करेंगे। हमने उनकी शर्त मान ली। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दे दी। उनका घर बसता देखकर सबसे ज्यादा खुशी मेरी सासू माँ को हुई थी। आखिरकार लाख कोशिशों के बाद मुझे सफलता मिली और मैंने भैया के हाथ में उनके बुढ़ापे का सहारा सौंप दिया। तो दोस्तों, हर परिवार में किरण जैसी बहन हो तो हर घर हमेशा हंसता खेलता और खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।